हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग। बेटा आज हम लोग बात करेंगे लाइट एनर्जी की। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहला लेक्चर होगा लाइट एनर्जी की, कि लाइट क्या होती है इसको समझेंगे और फिर इसके कुछ बेसिक फेनोमेना, इसके एप्लीकेशंस को समझेंगे। तो अगर हम लाइट की बात करें बेटा, तो हम लोग कहते हैं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज नीडेड टू सी अराउंड अस। यानी कि अगर हम किसी चीज को देख पाते हैं, इफ वी आर एबल टू सी समथिंग देन विद द हेल्प ऑफ लाइट। यानी कि लाइट है तभी आप चीजों को देख पाते हैं, विदाउट लाइट आपको चीजें दिखाई नहीं देती। यानी कि लाइट एक ऐसी एनर्जी है जिससे आप चीजों को देख पाते हैं। अब देखने का भी प्रोसेस कैसे होता है बेटा, कि जिस ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होकर तुम्हारी आंखों तक आती है, आप उसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ऐसे नहीं कि आप सारे ऑब्जेक्ट देख लेंगे। लाइट का रिफ्लेक्शन जिस ऑब्जेक्ट से होकर हमारी आंखों तक आएगा, हमें केवल वही ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, अदरवाइज वो ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा, या फिर हमें वहां डार्कनेस दिखाई देगी। ठीक है, तो लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो सबसे पहले बेटा हम यहाँ बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। अगर आपको यहाँ दिख रहा होगा, सो दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? लाइट का रिफ्लेक्शन। तो अगर आप वर्ड देखेंगे, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है वापस आना, देन इट मीन्स टू से बाउंस बैक होना। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो यहाँ क्या लिखा है? द फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम बाय द स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, देखिए सरफेस, किसी भी सरफेस से जब लाइट स्ट्राइक करती है तो वहां से बाउंस बैक होती है, और सेम मीडियम का मतलब जहां से जा रही है वहीं वापस आ रही है। सो दैट इज कॉल्ड द फेनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन। द फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट into the same medium by striking on the smooth surface is called reflection। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं बेटा? रिफ्लेक्शन कहते हैं। सिल्वर मेटल इज वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। अब ये जो सिल्वर होता है ये बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर होता है। यानी कि सिल्वर मेटल जो होता है ये सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है, और इसी के हेल्प से हम लोग मिरर बनाते हैं। विद द हेल्प ऑफ सिल्वर हम लोग मिरर बनाते हैं। ठीक है, आइए अब हम बात करेंगे बेटा सबसे पहले प्लेन मिरर की। ये जो प्लेन मिरर होता है ये क्या होता है इसको समझते हैं, और इससे रिलेटेड टर्म्स, लाइट और प्लेन मिरर से रिलेटेड टर्म्स देखिएगा। प्लेन मिरर बेसिकली मैं आपको यहां समझा दूं बनता कैसे है, तो थोड़ा सा आपको एक आइडिया लग जाएगा। देखिए बेसिकली प्लेन मिरर कुछ होता नहीं है, एक ट्रांसपेरेंट सा ग्लास होता है। ठीक है, क्या होता है बेटा? एक ये ट्रांसपेरेंट सा ग्लास होता है, कुछ इस टाइप का ये ग्लास होता है, ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है। ठीक है, इसके दोनों साइड में आप देख सकते हैं। अब इसके एक साइड में हम लोग क्या करते हैं, सिल्वर की कोटिंग कर देते हैं। ये क्या हो जाती है बेटा? सिल्वर की कोटिंग। एक साइड में हमने क्या कर दी? सिल्वर की कोटिंग, यानी कि सिल्वर कलर का पेंट कर दिया। ओके, एंड नाउ इसके ऊपर हम एक और कलर लगा देते हैं ताकि हमारा पीछे से जो सिल्वर कलर है वो खराब ना हो। ठीक है, हम लोग एक कलर की और कोटिंग करते हैं ताकि सिल्वर कलर की कोटिंग खराब ना हो। ठीक है, अब क्या होता है, अब ये वाला जो साइड है बेटा ये हमारा साइनी सरफेस हो जाता है, एक तरीके से हमारा साइनी साइड हो जाता है, और ये पेंटेड साइड होता है, यानी कि कोटेड साइड। तो इस तरफ क्या होता है? कोटेड साइड, पेंट होता है ग्लास के, और इस तरफ साइनी सरफेस, यानी कि लाइट हमेशा इस वाले सरफेस से, साइनी सरफेस से रिफ्लेक्ट करती है। तो ये बन जाता है हमारा क्या बेटा? मिरर बन जाता है। यानी कि आप जब भी देखते हो मिरर में अपने आप को, तो आप इस वाली साइड से देखते हो, और चूंकि अंदर सिल्वर है तो वो लगभग मैक्सिमम लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, तो आप अपना इमेज इस मिरर में देख पाते हो। ठीक है, ओके। नाउ अब हम बात करते हैं बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की फ्रॉम अ प्लेन मिरर। तो अगर हम प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन की लाइट की बात करें तो क्या क्या चीजें होती हैं? सबसे पहले टर्म आता है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या होता है? अ लाइट विच फॉल ऑन द सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। यानी कि वो लाइट जो किसी सरफेस पे इंसिडेंटली आती है, ठीक है, आने वाली लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे या इंसिडेंट लाइट। द लाइट विच फॉल ऑन अ सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट लाइट। ओके, नाउ रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि द लाइट विच गोज बैक आफ्टर द रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड लाइट। यानी कि जब रिफ्लेक्शन का फेनोमेना होता है तो जो लाइट टकराने के बाद वापस जाती है ऑन स्ट्राइकिंग, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट होती है, तो उस लाइट रे को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं बेटा? रिफ्लेक्टेड रे। नाउ द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस समझने से पहले आप लोग एक चीज और जान लीजिए, नॉर्मल एक लाइन होती है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। मैं यहां बता देता हूं, नॉर्मल। देयर इज एन इमेजिनरी लाइन कॉल्ड नॉर्मल। नॉर्मल एक लाइन होती है जो कि सरफेस परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस, ठीक है,
परपेंडिकुलर ऑन सरफेस, और ये लाइन कहीं भी हो सकती है, बट हम लोग ज्यादातर कहां लेते हैं, जहां पर इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है, जहां पर इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है, परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस, तो जहां पर इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है उसे बोलते हैं बेटा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं उसे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और वहीं पर हम नॉर्मल को परपेंडिकुलरली सरफेस यानी कि मिरर के परपेंडिकुलरली वहां पर नॉर्मल को हम अप्लाई करते हैं, ओके, जो कि परपेंडिकुलर होती है। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल। अब आते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि नॉर्मल लाइन और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ऐसे ही बनता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे के बीच में। The angle between the reflected ray and the normal is called angle of reflection। अब यहां समझिएगा थोड़ा सा, ये फिगर है, इस फिगर में मैं आपको चीजों को समझाता हूं। देखिएगा इस फिगर में क्या क्या है, इस चीजों को समझते हैं। देखिएगा ये हमारा प्लेन मिरर, ये आपको दिख रहा है, ये हमारा प्लेन मिरर है। अब देखिएगा ये लाइट, इसको बोला गया है इंसिडेंट रे, यानी कि ये लाइट आ रही है, दैट इज द इंसिडेंट रे, ओके। ये लाइट आई, इस पॉइंट पर टकराई, इस पॉइंट को बोला जाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट का क्या नाम है बेटा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दैट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ओके। अब जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे आ रही है उसी पॉइंट पर हम एक नॉर्मल बनाते हैं, सो दैट इज द रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है। ये रेड लाइन क्या है? नॉर्मल। और ये नॉर्मल सरफेस, ये जो प्लेन मिरर है इसके परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री पर होती है। अगेन प्लेन मिरर से लाइट टकराई और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये ऐसे गई, सो दैट इज द रिफ्लेक्टेड रे। ये लाइट रे रिफ्लेक्टेड रे है, ओके। नाउ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में ये एंगल बन रहा है, सो दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ओके। एंड नाउ रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में ये एंगल बन रहा है, दैट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको R दिखाते हैं और इसको I लिखते हैं बेटा, ओके। अभी समझ में आया क्या है ये? ओके नाउ अब हम देखते हैं कि रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज होते हैं। रिफ्लेक्शन के लॉज क्या होते हैं इसको समझ लेते हैं। तो अगर हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें तो बेसिकली हमारे पास दो लॉ होते हैं। पहला लॉ कहता है द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई ऑन अ सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो पहला लॉ देखिए क्या कह रहा है। द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अगर आप यहां थोड़ा सा इंक्लूड करना चाहें तो आप आगे इंक्लूड करके लिख लेते हैं कि एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, कि इंसिडेंस के पॉइंट पर ये सारी की सारी लाइट रे लाई करती हैं। देखो समझिए, ये इंसिडेंट रे थी, ये वाली रे इंसिडेंट थी, ये रिफ्लेक्टेड थी, ये नॉर्मल है, ये सभी को देखो एक कॉमन पॉइंट है और एक कॉमन प्लेन है, ओके। सो दैट इज द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इतना रहना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड लॉ, इसका सेकेंड लॉ होता है बेटा एंगल्स से रिलेटेड। एंगल से रिलेटेड सेकेंड लॉ कहता है द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन is always equal to the angle of incidence. So then it means to say the angle of reflection is always equal to the angle of incidence। मतलब यहां जो रिफ्लेक्टिव यहां जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ये हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर रिफ्लेक्शन होता है बेटा तो ये रूल फॉलो करते हैं। इस लॉ के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन कहता है कि अगर ये इक्वल हुआ तो भी रिफ्लेक्शन है, अदरवाइज ये रिफ्लेक्शन नहीं है। यानी कि जब भी रिफ्लेक्शन हो रहा है तो उसमें एक चीज कंपल्सरी है, क्या? कि एंगल R यानी कि रिफ्लेक्शन एंगल I के इक्वल होना चाहिए। अगर ये होता है तो ही रिफ्लेक्शन है, अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वो रिफ्लेक्शन का फेनोमेना नहीं है। याद रखिएगा कि अगर ऐसा होता है देन इट इज द फेनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन, अदरवाइज नो। तो ये नहीं हो पाएगा फिर, ओके। अब बात करते हैं बेटा रिफ्लेक्शन के टाइप की। रिफ्लेक्शन के भी कई टाइप होते हैं। बेसिकली हम दो टाइप की बातें करेंगे इसमें, रेगुलर रिफ्लेक्शन, इररेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर हम रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, देखिएगा क्या कहता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन में बेटा बेसिकली होता क्या है कि लाइट रे
इनफाइनाइट से अगर हमारे पास आती है, या फिर हम ऐसा मान के चलते हैं कि जिस भी लाइट सोर्स से हमारे पास लाइट आ रही है वो सारी लाइट रे एक दूसरे के पैरेलल आती हैं। तो लाइट रे जब पैरेलली आती हैं और रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलली जाती भी है, यानी कि जैसे लाइट आ रही है वैसे ही रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ऐसे इस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम लोग बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। और ऐसे रिफ्लेक्शन के लिए हमारे पास जरूरी है कि एक स्मूथ, शाइनी और प्लेन सरफेस हो। ओके, तो कह रहा है when a beam of parallel light rays is incident on a smooth and the plane surface, the reflected ray will also be parallel। तो कह रहा है कि पैरेलल लाइट रे आएंगी और रिफ्लेक्शन भी पैरेलल होगा। सो दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इस टाइप के रिफ्लेक्शन को आप क्या बोलते हैं बेटा? रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब देखिए क्या कह रहा है, when a beam of parallel light rays is incident on a smooth and plane surface। अब कंडीशन दे दिया कि इसके लिए आपको सरफेस कैसा चाहिए? स्मूथ एंड प्लेन सरफेस चाहिए। the reflected ray will also be parallel। this type of reflection is called regular reflection। ठीक है, तो स्मूथ और प्लेन सरफेस ही चाहिए, तो ऊपर वाली चीज ही लिखी है, तो स्मूथ और प्लेन सरफेस चाहिए। अब इसका डायग्राम जो बनता है बेटा वो कुछ इस तरीके से बनता है। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा इस डायग्राम में कि नीचे जो है ये मिरर है। अब ये नीचे पेंटेड साइड है, आपको दिख रहा है, और ऊपर शाइनी सरफेस है। ये इंसिडेंट रेज आ रही हैं, ये आपको दिख रही है इंसिडेंट रे। अब ये जब इस सरफेस पे स्ट्राइक की तो ये लॉ को फॉलो जरूर कर रही है, याद रखिएगा ये हमेशा लॉ को फॉलो कर रही हैं। इस सरफेस पे स्ट्राइक करने के बाद ये सारी की सारी रे रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जा रही हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाता हूँ कि किस तरीके से नॉर्मल, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है पहला, इस पॉइंट पर ये नॉर्मल बना, तो यहाँ पर आई और यहाँ पर आर ये दोनों इक्वल होते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर भी नॉर्मल बना, यहाँ पर भी आई और यहाँ पर भी आर इक्वल होंगे, यानी कि ये लॉ को हमेशा फॉलो करेगा। तो ऐसे ही हर पॉइंट के लिए इक्वल होंगे, रिफ्लेक्शन है क्योंकि इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये पैरेलल अगर आ रही है तो ये पैरेलल जाएगी भी। सो दैट टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके, इसके बाद आता है बेटा इररेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर हम बात करते हैं इररेगुलर रिफ्लेक्शन की, व्हाट? इररेगुलर रिफ्लेक्शन की, इसको हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। यानी कि इसमें लाइट आती तो है पैरेलल, बट पैरेलली जाती नहीं है, लॉट्स ऑफ डायरेक्शन में जाती हैं, इन डिफरेंट डायरेक्शंस में जाती हैं। और ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता है सरफेस के अकॉर्डिंग। यानी कि जब हमारा सरफेस प्लेन एंड स्मूथ सरफेस नहीं होगा या रफ सरफेस हुआ तो उसका रिफ्लेक्शन रेगुलर नहीं होके इररेगुलर हो जाता है। यानी कि हमें अगर इररेगुलर रिफ्लेक्शन चाहिए तो हमें प्लेन सरफेस की जरूरत ही नहीं है, हम किसी भी रफ सरफेस से इररेगुलर रिफ्लेक्शन करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, when a beam of parallel light rays is incident on a rough surface, सीधे बोल दिया rough surface, the reflected ray scatter in different directions। so this type of reflection is called irregular reflection और diffuse reflection, दो नाम है इसके। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आ गया, क्या इसमें लॉ फॉलो नहीं हो रहा है? हो रहा है, इसमें भी लॉ फॉलो होता है। एंगल आई हमेशा एंगल आर के इक्वल होता है। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला रिफ्लेक्शन है तो लॉ फॉलो होगा। अगर लॉ फॉलो नहीं होता है तो फिर वो रिफ्लेक्शन नहीं है। आई हमेशा आर के इक्वल होगा तभी वो रिफ्लेक्शन होगा। ओके, तो देखिए पहली लाइट रे यहां आई, सॉरी ये आ गई पहली लाइट रे। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये ऐसे जा रही है, तो ये यहां पर स्ट्राइक करिए, तो इस यहां पर सरफेस को अगर देखेंगे तो सरफेस कुछ इस तरीके का है, यानी कि इस तरीके का कुछ सरफेस है, तो इसका परपेंडिकुलर कुछ ऐसा बनेगा। तो यहां पर हमने परपेंडिकुलर बनाया, वो थोड़ा सा टिल्ट बनाया, टेढ़ा। ठीक है, दूसरी लाइट रे आई और ये ऐसे जा रही है, ये कुछ ऐसे जा रही है, तो यहां पर सरफेस अलग डायरेक्शन में, तो यहां पर परपेंडिकुलर कुछ ऐसे बनेगा, यानी कि नॉर्मल कुछ ऐसे बनेगा। ओके, फिर तीसरी लाइट रे आई, ठीक है, ये तीसरी लाइट रे ऐसे जा रही है, तो यहां पर जो परपेंडिकुलर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक, चौथी लाइट रे आई, चौथी लाइट रे कुछ ऐसे जा रही है, ये रही चौथी लाइट रे, यहां पर भी परपेंडिकुलर कुछ ऐसे बनेगा। तो सबका परपेंडिकुलर की डायरेक्शन अलग अलग लगभग हो जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये रफ सरफेस है, तो रफ सरफेस पे जिस पॉइंट पर लाइट आता है ना, उस पॉइंट का सरफेस कैसा बन रहा है, कि ऐसा है कि ऐसा है कि ऐसा है, किस तरीके का सरफेस है, उसके अकॉर्डिंग वहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं बेटा। ठीक है, समझ में आया? अगर ऐसे लाइट आ रही है तो फिर यहाँ पे ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। सो दैट्स व्हाई हम लोग कह रहे हैं
कि जो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है वो रफ सरफेस पे होता है, और याद रखिए चाहे रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो, लॉ हमेशा फॉलो होता है। आगे ऑब्जेक्ट, इन चीजों को थोड़ा सा समझते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा? कोई भी चीज, ठीक है, एनीथिंग विच गिव आउट और रिफ्लेक्ट लाइट रे इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। कोई भी चीज जो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में बल्ब, कैंडल, आवर फेस, ट्री एटसेट्रा, कोई भी चीज, बुक, कॉपी, सिस्टम, चेयर, टेबल, कुछ भी जो भी लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं वो सब ऑब्जेक्ट है, यानी कि जिन चीजों को आप देख सकते हैं वो सब ऑब्जेक्ट है। ठीक है। इमेज, इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब किसी ऑब्जेक्ट का एक ऑप्टिकल अपीयरेंस आप देखते हैं तो उसे आप क्या बोलते हैं? इमेज। जैसे जब आप मिरर में खुद को देखते हैं तो आप एक ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन आप मिरर के अंदर क्या देखते हैं? अपना ऑप्टिकल अपीयरेंस, सो दैट इज कॉल्ड इमेज। उसे हम क्या बोल देते हैं बेटा? इमेज बोल देते हैं। ओके। अब ये जो इमेज होती है बेटा ये दो टाइप की होती है। द फर्स्ट वन इज रियल इमेज, द सेकेंड वन इज वर्चुअल इमेज। नाउ बात करते हैं रियल इमेज की। रियल इमेज क्या होती है? द इमेज विच इज फाउंड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज, यानी कि ऐसी इमेज जो कि स्क्रीन पर फाउंड होती है उसे हम बोलते हैं बेटा रियल इमेज। ठीक है। द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज, यानी कि रियल इमेज को गेट करने के लिए आपको एक सरफेस, एक स्क्रीन की जरूरत होगी। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है सिनेमा स्क्रीन। जब हम मूवीज थिएटर में जाते हैं और वहां पर जो स्क्रीन लगी होती है, एक बड़ी सी स्क्रीन होती है, उस पर जो इमेजेस हमें दिखाई देती हैं वो उन इमेजेस को हम लोग रियल इमेज बोलते हैं, क्योंकि उनको एक सरफेस की जरूरत होती है। सो दैट्स व्हाई इमेज फॉर्म्ड ऑन अ सिनेमा स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। ठीक है। इसके बाद आता है बेटा वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या होती है? यानी कि ऐसी इमेज जिसको ऑब्टेन करने के लिए स्क्रीन की जरूरत नहीं होती, वो कहीं भी फॉर्म होती है, उसको स्क्रीन की जरूरत ही नहीं है, तो उसे हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड ए वर्चुअल इमेज। अ वर्चुअल इमेज कैन बी सीन ओनली बाय लुकिंग इनटू ए मिरर। एक प्लेन मिरर, यहाँ पे प्लेन मिरर मैं बोल दूंगा, आप मिरर लिखे हैं लेकिन यहाँ पे प्लेन मिरर लिखिए। वर्चुअल इमेज प्लेन मिरर में हमेशा हमको दिखाई देती है, और एक्चुअल में जो वर्चुअल इमेज होती है ना वो रियल तो होती नहीं है, बस एक इल्यूजन होता है कि वो हमें दिखाई देती है। सो दैट इज द वर्चुअल इमेज जस्ट इज एन इल्यूजन। एग्जाम्पल, द इमेज ऑफ आवर फेस इन अ प्लेन मिरर। हम प्लेन मिरर में जो अपनी इमेज देखते हैं वो एक रियल इमेज नहीं है। इमेज होती हमारी ही है, सब कुछ सेम दिखता है, बट उस इमेज को हम लोग वर्चुअल इमेज कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो इमेज बनती है बेटा प्लेन मिरर के अंदर, उसे वो वर्चुअल है, वो किसी स्क्रीन पर फाउंड नहीं होती है। अभी तुम सोच रहे होगे कि मिरर के अंदर एक सरफेस तो होता है ना, सिल्वर कोटिंग होती है, उस पर फाउंड होती है। नहीं बेटा, उस पर भी फाउंड नहीं होती, क्योंकि अगर आप मिरर की प्रॉपर्टी में आएंगे तो देखेंगे कि आप मिरर से जितनी डिस्टेंस पे हैं आपकी इमेज भी मिरर के अंदर उतनी ही डिस्टेंस पर होती है। होती है कि नहीं होती है? आप मिरर से जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही डिस्टेंस पर अंदर हमको इमेज दिखाई देती है। तो क्या मिरर के अंदर उतना स्पेस होता है? नहीं होता। सो दैट्स व्हाई इस इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज। ओके, आगे बात करते हैं लेटरल इन्वर्जन की। देखिए लेटरल इन्वर्जन एक बेसिक सा फेनोमेना होता है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस में इसको यूज किया जाता है। इसको समझते हैं क्या होता है। जब आप मिरर में खुद को देखते हैं तो आपका जो राइट साइड है वो लेफ्ट अपीयर होता है। क्या अपीयर होता है? योर राइट साइड अपीयर टू बी लेफ्ट एंड योर लेफ्ट साइड अपीयर टू बी राइट। देन इट मींस टू से आप इसको कह सकते हैं योर राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट इज अपीयर टू बी लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द वाइस वर्सा। यानी कि तुम्हारा राइट लेफ्ट बन जाता है इमेज में और लेफ्ट राइट बन जाता है इमेज में। तो इस तरीके के फेनोमेना को हम लोग कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। क्या कहते हैं बेटा? लेटरल इन्वर्जन। अब जैसे देखिएगा, मैं एक एग्जांपल आपको यहां समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि ये एक मिरर है, ये क्या है बेटा? एक मिरर है। अब मान लीजिए मिरर के सामने आप खड़े हैं, तो मिरर के सामने मान लीजिए यहां पे आप खड़े हैं, तो आपने अपना ये वाला हैंड उठाया, ये वाला हैंड आपका नीचे है, आपने ये वाला हैंड उठाया, तो आपकी जो इमेज यहां बनेगी, तो उस इमेज पे ध्यान दीजिएगा, आपकी इमेज ऐसी ही बनेगी। अब आपके अकॉर्डिंग ये भी अपना हाथ
उठाएगा, सेम हैंड उठाएगा ये अपना। तो आप किस साइड देख रहे हैं बेटा, आप ध्यान दीजिएगा, आप किस साइड देख रहे हैं, आप देख रहे हैं मिरर को। तो आपका ये कौन सा हैंड हो गया, लेफ्ट। और ये किस साइड देख रहा है, ये देख रहा है आपको, यानी कि फेस टू फेस आप अपना देखते हैं ना, आप जब मिरर में देखते हैं तो आप अपना फेस देखते हैं। तो आप मिरर में इमेज को देख रहे हैं और ये इस टाइम किसको देख रहा है, आपको देख रहा है इमेज। तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला हैंड क्या हुआ बेटा, लेफ्ट हुआ कि राइट हुआ। हैंड तो इसने सेम उठाया, बट इसके अकॉर्डिंग ये वाला हैंड लेफ्ट हुआ कि राइट हुआ, तो पता चलता है कि ये वाला हैंड उसके अकॉर्डिंग राइट हो गया। सो योर लेफ्ट साइड अपीयर टू बी राइट and your right side appear to be left. So that process यानी कि that phenomena is called the lateral inversion. इसी को हम लोग कहते हैं बेटा lateral inversion. ओके, तो देखिए यहां पर यही लिखा है, the right side of object appear to become the left side of the image and the vice versa. This change of side is called lateral inversion. Lateral inversion कई तरीके से होता है, साइड का होता है, अप साइड डाउन होता है, डाउन साइड अप होता है, बहुत तरीके से होता है, लेकिन खैर फिलहाल हमें केवल राइट और लेफ्ट की पोजीशन के बारे में समझना है। दूसरी चीज, लेटरल इन्वर्जन का सबसे अच्छा एप्लीकेशन हम लोग एम्बुलेंस की गाड़ियों में देखते हैं। एम्बुलेंस की गाड़ियों में आप लोगों ने देखा होगा कुछ इमरजेंसी व्हीकल जस्ट लाइक एम्बुलेंस, उसमें एम्बुलेंस को इन्वर्टेड फॉर्म में लिखा जाता है, यानी कि उल्टा लिखा जाता है। आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस सीधा नहीं लिखते हैं किसी भी गाड़ी पे, हमेशा उल्टा लिखा जाता है। एम्बुलेंस लास्ट से स्टार्ट होता है, यहां से स्टार्ट करेंगे, सॉरी हम पीछे से स्टार्ट करते हैं एम्बुलेंस, ए एम फिर बी फिर यू फिर एल फिर ए फिर एन फिर सी फिर ई, इस तरीके से लिखते हैं एम्बुलेंस। ऐसा क्यों लिखते हैं, देखो ऐसा इसलिए लिखा जाता है कि अगर हम एम्बुलेंस की गाड़ियों में इस तरीके से उल्टा एम्बुलेंस लिखते हैं ना बेटा, तो इसके आगे जो गाड़ी चलती है, जैसे ये एक इमरजेंसी व्हीकल है, तो आगे जितनी भी व्हीकल इनके चलती हैं उनके पास एक मिरर होता है, साइड व्यू मिरर होता है, बैक व्यू मिरर होता है, मिरर्स होते हैं। उन मिरर्स में जब इस एम्बुलेंस की इमेज बनती है तो ये कैसी बन जाती है, क्योंकि इसको हमने राइट साइड से लिखा हुआ है तो इनकी इमेज कैसी बनेगी, लेफ्ट साइड से बनेगी। और लेफ्ट साइड से जब बनती है तो यही उल्टी लिखी हुई एम्बुलेंस सामने वाले के मिरर में कैसी आती है, सॉरी इस तरीके से मिरर में अकर होती है एम्बुलेंस। तो यानी कि सामने वाले ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा होता है सामने वाली व्हीकल में, उसको एम्बुलेंस क्लियरली दिखाई देता है कि हाँ ये एम्बुलेंस है, यानी कि उसे पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। सो दैट्स वाई कि एम्बुलेंस की गाड़ियों में एम्बुलेंस उल्टा लिखा जाता है, ताकि सामने वाला जो व्हीकल हो उसमें एम्बुलेंस करेक्टली स्पेल हो और जो भी ड्राइवर उस गाड़ी को चला रहा हो वो उसको आसानी से पढ़ सके, और एक पर्टिकुलर चूंकि इमरजेंसी व्हीकल है वो तो उसे साइड दे सके। ओके, तो लेटरल इन्वर्जन का यूज हम लोग एम्बुलेंस की गाड़ियों में देखते हैं। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं बेटा स्फेरिकल मिरर्स की। देखो प्लेन मिरर में बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करना था, स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, देखो बेटा जब मिरर को हम लोग कर्व गेट करते हैं, जब हम कर्व मिरर गेट करते हैं तो उन्हें बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। ठीक है, बेसिकली ये ग्लास होता है, मिरर तो ग्लास होता ही है, साथ ही साथ जब हम एक स्फीयर लेते हैं ग्लास का और उसको कट करके मिरर बनाते हैं तो हमें स्फेरिकल मिरर मिलते हैं। अब हमें दो तरीके के स्फेरिकल मिरर मिलते हैं, क्योंकि मिरर में याद रखना दो सरफेस होते हैं, एक शाइनी और एक पेंटेड। तो हम जिसको चाहे शाइनी बनाए, जिसको चाहे पेंटेड बनाए। ओके, उसके अकॉर्डिंग हमें दो तरीके के स्फेरिकल मिरर मिलते हैं। तो क्या कह रहा है, a spherical mirror is that mirror whose reflecting surface is the part of hollow sphere of glass. Spherical mirror are two types, दो टाइप्स के होते हैं, पहला कॉनकेव और दूसरा होता है कॉन्वेक्स। तो पहले कॉनकेव को समझ लेते हैं हम लोग क्या होता है। ठीक है, कह रहा है a concave mirror is that spherical mirror in which the reflection of light take place from the कॉनकेव सरफेस। कॉनकेव सरफेस का मतलब होता है बेंड इन सरफेस, यानी कि अंदर की तरफ मुड़ा हुआ सरफेस। तो यहां पर आप देखोगे, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है ये अंदर की तरफ, ये देखिए अंदर की तरफ मुड़ा हुआ सरफेस है, इसे हम लोग बोलते हैं कॉनकेव सरफेस। देन इट मींस टू से बेंड इन सरफेस। तो जब लाइट का रिफ्लेक्शन इस बेंड इन सरफेस से होता है तो इसे हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। और बाहर की तरफ देखिए ये पेंट कर दिया गया है, बाहर की तरफ क्या कर दिया गया बेटा, पेंट कर दिया गया है, ये आपको दिख रहा है बाहर की तरफ पेंट कर दिया गया है, सिल्वर कोटिंग हो गई है। ओके, सो दैट टाइप ऑफ मिरर इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, सो सेम उसका अपोजिट, यहां पर आउटर साइड शाइनिंग होती है। अ कॉन्वेक्स मिरर
is that spherical mirror in which the reflection of light take place at the convex surface, then it is called convex mirror। और इसका जो कॉन्वेक्स सरफेस होता है उसे बोलते हैं बल्गिंग आउट सरफेस। क्या बोलते हैं? बल्गिंग आउट, यानी कि बाहर की तरफ निकला हुआ सरफेस। तो आपको दिख रहा है कि ये एक बल्गिंग आउट सरफेस है जिससे कि लाइट रिफ्लेक्ट होगी, और ये इनर सरफेस है जो कि पेंटेड है। यानी कि हम साइड के अकॉर्डिंग कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर बनाते हैं। ठीक है। अब एक चीज और याद रखिएगा, कॉन्केव को कन्वर्जिंग भी बोलते हैं, इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी हम लोग देखेंगे। कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं और कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, इसको डाइवर्जिंग मिरर भी बोल देते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो स्फेरिकल मिरर होते हैं इनसे रिलेटेड टर्म्स क्या होते हैं। ठीक है। द टर्म्स रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर। अब देखिएगा, अगर मैं इसके टर्म्स को बताऊंगा तो मैं पहले आपको, हाँ यहाँ पर फिगर दिया है तो देख लीजिए एक बार, आप इस फिगर को समझिएगा। अगर आप फिगर को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए ये एम एम डैश ये मिरर का पार्ट है, और ये आपको जो स्फीयर दिखाई दे रहा है एक सर्कल, ये एक्चुअल में स्फीयर है। इस स्फीयर टाइप के ग्लास से इसको कट करके मिरर बना लिया गया। ठीक है। तो इस स्फीयर का एक सेंटर होता है, तो ये जो कटेड पार्ट होता है, जो आर्क टाइप का एक कट पार्ट होता है, यानी कि इसका भी सेंटर यही होता है। ठीक है। और इसी तरीके से हम कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर बनाते हैं। अब इनसे रिलेटेड टर्म्स जो होते हैं इनको देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट आया सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लेटर सी से डिनोट करते हैं। यानी कि द सेंटर ऑफ कर्वेचर of a spherical mirror is the center of hollow sphere of the glass of which the spherical mirror is a part। यानी कि spherical mirror जिस स्फीयर से बना है उसी स्फीयर के सेंटर को हम लोग मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्योंकि सेम चीज से बना ही है, उसी का एक पार्ट है, तो उसका सेंटर जो होगा इसी का सेंटर होगा। सो वही कह रहा है, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज दैट सेंटर ऑफ ए हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास of which the spherical mirror is a part। okay, the center of curvature of a concave mirror is in front of it। in front of it का मतलब ये होता है कि बेटा साइनी सरफेस के सामने होता है। यहाँ पे in front of it का मतलब साइनी सरफेस से है। ठीक है, साइनी सरफेस के सामने होता है। and the center of curvature of convex mirror is behind it। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है कॉन्वेक्स का? बिहाइंड, पीछे की तरफ, यानी कि साइनी सरफेस के अपोजिट साइड होता है। ओके, आगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज द रेडियस ऑफ द हॉलो स्फीयर ऑफ द ग्लास ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज द पार्ट। तो अगर सेंटर जिस तरीके से लिखते हैं बस उसी तरीके से हमें रेडियस लिखना है। भाई स्फीयर की जो रेडियस थी वही रेडियस हमारी स्फेरिकल मिरर की हो जाएगी। ओके, नाउ पोल। व्हाट इज द पोल? The center of the reflecting surface of a spherical mirror is called pole। अब spherical mirror यानी कि जितना मिरर होगा उस मिरर का जो मिड पॉइंट होगा, एकदम सेंटर पॉइंट, उसे बोलते हैं पोल। द पोल ऑफ ए स्फेरिकल मिरर लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर। यानी कि अगर आप फिगर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये दिखाई दे रहा है आपको mm, तो इसका एक जो सेंटर पॉइंट होगा पूरा वो कहीं यहाँ आया, तो इस पॉइंट को हमने क्या बोल दिया? पोल बोल दिया। क्या बोल दिया बेटा? पोल बोल दिया। ओके, नेक्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस एक ऐसी इमेजिनरी लाइन होती है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होती हुई जाती है। यानी कि वो पूरी की पूरी एक तरीके से रेडियस है और पूरा उसको लंबा कर दिया जाता है। द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी एंड द पोल ऑफ ए स्फेरिकल मिरर प्रोड्यूस ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ आगे की तरफ उसको बढ़ा दिया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट अर्पर। ठीक है, अपर्चर द पोर्शन ऑफ मिरर फ्रॉम विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली टेक प्लेस। यानी कि जितना, भाई मिरर का क्या साइज है, ठीक है, जितने में लाइट रिफ्लेक्ट होती है उसी को क्या बोलते हैं? मिरर का अपर्चर। मिरर का क्या बोलते हैं बेटा? अपर्चर। द कॉल्ड द अपर्चर ऑफ द मिरर। द अपर्चर ऑफ द मिरर रिप्रेजेंट द साइज ऑफ मिरर। वो मिरर के साइज को बताता है। अब यहां समझिएगा, जैसे ये इसका मिरर है, ये इसका मिरर है, ये क्या हो गया? सेंटर सामने की साइड और ये सेंटर पीछे की साइड। क्यों? क्योंकि इसका साइनी सरफेस इधर और इसका साइनी सरफेस इधर। ओके, रेडियस सी से यहां तक की ये जो डिस्टेंस है ये हो गई रेडियस, और ये डिस्टेंस किसकी एक्चुअल में? जो
स्फीयर की रेडियस है वही इस मिरर की रेडियस होगी। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट, पोल, ये मिड पॉइंट होता है। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस, अब आपको ये एक्स वाई लाइन दिखाई दे रही है ना, ये पूरी की पूरी प्रिंसिपल एक्सिस है। अपर्चर mm डैश, ये अपर्चर है। ठीक है, ये क्या है, अपर्चर है ये पूरा। ओके, समझ में आ गया। ओके, अब बात करते हैं प्रिंसिपल फोकस एंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर की। देखिए मिरर के अकॉर्डिंग फोकल लेंथ अलग अलग होती है। कॉनकेव की फोकस अलग, कॉनकेव कॉन्वेक्स की फोकस अलग होती है, तो उसको समझते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है प्रिंसिपल फोकस एंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर। तो पहले कॉनकेव मिरर के फोकल लेंथ की बात करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको समझते हैं क्या होता है। देखिएगा, प्रिंसिपल फोकस एंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर, इसको समझेंगे। सो वी कैन से द प्रिंसिपल फोकस of a concave mirror is a point on its principal axis to which all the light ray which are parallel and close to axis converges after reflection from the concave mirror। यानी कि कॉन्केव मिरर में जितनी भी लाइटें प्रिंसिपल एक्सिस से क्लोज होकर या पैरेलल होकर आती हैं, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक ही पॉइंट से पास होती हैं, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस पॉइंट। ठीक है, एंड द कॉनकेव मिरर हैज अ रियल फोकस। तो यहां पर फिर से समझिएगा, कह रहा है द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज द पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस टू विच ऑल द लाइट रे विच आर पैरेलल एंड क्लोज टू द एक्सिस कन्वर्जेस आफ्टर रिफ्लेक्शन। यानी कि रिफ्लेक्शन के बाद वो सारी की सारी लाइट रे उसी पॉइंट से होकर जाती है। तो आपको यहाँ फिगर दिख रहा है, ये सारी की सारी लाइट रे दिखाई दे रहा है पैरेलल थी। जब इनका रिफ्लेक्शन हुआ तो ये सारी लाइट रे एक ही पॉइंट से पास होना चाह रही हैं। ये इस तरफ आई, इस तरफ आई, ऐसा नहीं कि आगे नहीं जाएगी, आगे चली जाएगी। ठीक है, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वो क्या हो गई, कलेक्ट हो गई। तो इसी कलेक्शन यानी कि कन्वर्जन की वजह से हम कॉनकेव को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। तो हमने ऊपर बताया था ना कि कॉनकेव को कन्वर्जिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लाइट को एक पॉइंट पर कन्वर्ज करता है। सो दैट इज कॉल्ड, और एक्चुअली कन्वर्ज करता है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। अब देखिए यहां पर आगे क्या कह रहा है, द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस। तो फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फोकल लेंथ। यानी कि इसका जो फोकस होता है वो एक रियल फोकस होता है, क्योंकि सारी लाइटें एक्चुअली उस पॉइंट से पास होती है। ओके, नाउ हम बात करते हैं कॉन्वेक्स की, कॉन्वेक्स के प्रिंसिपल फोकस और उसके फोकल लेंथ की। तो कह रहा है द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव लेंथ, ठीक है, कॉनकेव मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर। So the principal focus of a convex mirror is a point on its principal axis from which a beam of light rays initially parallel to the axis appear to diverge after being reflected from the convex mirror। यानी कि एक ऐसा पॉइंट, जैसे लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, बट आफ्टर रिफ्लेक्शन वो डिफरेंट डायरेक्शन में जाती हैं। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये सारी रिफ्लेक्टेड लाइट रे किसी एक पॉइंट से आ रही हैं, एक्चुअल में नहीं आती हैं, बट इट इज अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट, सो दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस पॉइंट। अब इस फिगर को देखिएगा, समझिएगा। इस फिगर में आपको ये कॉन्वेक्स मिरर दिखाई दे रहा है। अब यहां देखिएगा सारी लाइट रे आ रही हैं, ये लाइट रेज आ रही हैं, ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस ये इन द डिफरेंट डायरेक्शन चली जा रही हैं। जब ये डिफरेंट डायरेक्शन में चली जा रही हैं, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे हैं, अगर मैं इनको बिहाइंड द मिरर एक्सटेंड करता हूं, मैंने डॉटेड लाइन से एक्सटेंड करना है, हमेशा याद रखिएगा बिहाइंड द मिरर हमेशा लाइट रे को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब आप डॉटेड लाइन से इसको रिप्रेजेंट करते हुए पीछे की तरफ आते हैं, तो ये सारी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस की ही लाइन पर किसी एक पॉइंट पर मीट होती हैं, और एक्चुअल में नहीं मीट हो रही है, इट इज अपीयर टू बी मीटिंग। ठीक है, ये अपीयर होती है कि यहां मीट हो रही है, सो दैट रिफ्लेक्टेड रे आर अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम दैट पॉइंट। सो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोल देते हैं, फोकस। क्योंकि यहां पर रियल कुछ भी नहीं है, तो ये जो फोकस होता है ये वर्चुअल फोकस होता है। ये क्या होता है बेटा, वर्चुअल फोकस होता है। ठीक है, और यही फोकस से पोल की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल देते हैं, फोकल लेंथ। ओके, नाउ आगे देखते हैं। आगे कह रहा है, एक छोटा सा रिलेशन है, द फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज इक्वल टू द हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब सीधे समझिएगा कि ये जो इतनी बड़ी रेडियस, पोल
और सेंटर के बीच ये जो रेडियस है ये फोकस का डबल होती है, यानी कि रेडियस इज इक्वल टू 2f। फोकल लेंथ को स्मॉल f से दिखाते हैं और फोकस पॉइंट को कैपिटल F। याद रखना फोकल लेंथ हमेशा स्मॉल f लिखाएंगे, यानी कि जो रेडियस होती है वो स्मॉल f से दोगुना होती है और f इज इक्वल टू क्या हो जाता है, रेडियस बाई 2। ये रिलेशन याद रखिएगा हमेशा। ओके ठीक है, तो फिलहाल बेटा आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही देखेंगे, बाकी की चीजें मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय बाय।